हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सब सीखो पर। यहाँ आप अपने इंटरेस्ट का 1 बाय 1 सब सीखेंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फुल डिटेल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस की सीरीज, खास करके रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में साइंस है और ये साइंस थोड़ा हटके है, ट्रेडिशनल वाला नहीं है। फिजिक्स पे ज़्यादा वेटेज पढ़ रहे हैं और उसमें भी न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन का ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है। केमिस्ट्री में भी वही हाल है। और अगर हम 25 में ओवरऑल फिजिक्स का वेटेज देखें तो 32% के आसपास फिजिक्स से और 30% के आसपास केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अबाउट 28% के आसपास में बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। तो हम एक एक करते हुए चैप्टर वाइज टोटल फिजिक्स विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। बिना कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को बनाना आसान नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स को शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का ये एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज कार्य यानी कि वर्क एक टॉपिक है मैकेनिक्स के अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत। और इसमें जितने भी अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि बल है, त्वरण है, मोमेंटम यानी कि संवेग है इत्यादि, ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके हम हर दिन के हिसाब से कंप्लीट करेंगे, इसको सीखेंगे, समझेंगे। और मेरा विश्वास है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 25 में 25 क्वेश्चन आप ला पाएंगे इस पूरे सीरीज को देखने, समझने, जानने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी कि वर्क को पहले हम समझ लें कि वर्क होता क्या है। तो सिंपली हम लोग तो कहेंगे भाई वर्क तो सब कोई जानते हैं, काम करना मतलब कुछ सामान यहाँ से उठाना, वहाँ रखना, ये करना, वो करना, मतलब कुछ ना कुछ करना। बिल्कुल। काम करने के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी। और जब आप काम करेंगे तो उसमें मूवमेंट ज़रूर आएगी। तो कहने का मतलब है वर्क इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी आप फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, उसके बाद में जो उसमें मूवमेंट आएगी, स्थान में परिवर्तन आएगा, उसे हम कहेंगे कार्य हुआ। लेकिन जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी उसी दिशा में होना चाहिए, अदरवाइज हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ। कहने का मतलब है अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और कार्य उधर ना होके वापस पीछे हो रहा है तो हम कहेंगे भैया काम तो हुआ नहीं। यानी काम तो होगा लेकिन वो धनात्मक ना मान के ऋणात्मक कहा जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्य के प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार हो गया धनात्मक यानी पॉजिटिव वर्क, दूसरा जो हो गया वो निगेटिव वर्क हुआ यानी कि ऋणात्मक, और तीसरा भी होता है जहां हम कहेंगे कार्य हुआ ही नहीं यानी कि जीरो वर्क मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को समझते हैं। तो पहला है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कोई ब्लॉक है यहाँ पे आपका, इस पे हम इधर से एक फोर्स लगाते हैं, इधर से फोर्स लगाएं और इसमें इस डायरेक्शन में ही अगर इसका मूवमेंट हुआ, ये सामान उठ के यहाँ आ गया, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव वर्क यानी कि काम हुआ। और अगर हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, हम पूरा ताकत यहाँ लगा दें, ये यहीं का यहीं है, सपोज ये एक वॉल है, दीवार है, और इस पे ताकत लगाने के बावजूद इसमें कोई टच से मस मूवमेंट नहीं हुई, तो हम कहेंगे यहाँ पे वर्क इक्वल टू जीरो वर्क, कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। और तीसरा होता है कि भाई आप इधर से बल लगा रहे हैं और उधर से भी कोई बल लगा रहा है, इस स्थिति में भी अगर कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो वर्क जीरो हुआ। लेकिन अगर हम इधर से बल लगा रहे हैं और इधर से लगने वाला बल ज़्यादा पावरफुल हो गया तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इधर की ओर थोड़ा ससर जाएगा, सामान यहाँ से इधर आ जाएगा। यानी कार्य हम इधर कर रहे थे बल्कि वापस आ गया, तो इधर हो गया निगेटिव वर्क। 3 तरह के हमने
समझ लिए यहाँ पर। पहला पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वर्क। धनात्मक वर्क जिस दिशा में हम बल लगाएं और बल के दिशा में ही विस्थापन हुआ तो बोलेंगे पॉजिटिव वर्क हुआ। और अगर हम बल लगाएं और उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई तो कहेंगे कि भाई जीरो वर्क हुआ। अगर बल लगाते हैं और विपरीत दिशा में ही मूवमेंट हो गई तो कहेंगे निगेटिव वर्क हो गया। अब इस 3 कॉन्सेप्ट के आधार पे ही बाकी के न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। इसके साथ में अब हम जो समझने वाले हैं वो है आपका वर्क से रिलेटेड फार्मूला। तो हम इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 तरह के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो होगा वो होगा W = mgh। यहाँ पे W वर्क हो गया, m फॉर मास यानी वजन, किसी भी चीज़ का मास लेंगे वजन लेंगे। g कांस्टेंट है यानी ये कि धरती गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है उसे हम g कहेंगे। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बेसिकली हम इसको जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे ज़्यादातर केसों में। h फॉर डिस्प्लेसमेंट होगी, मूवमेंट होगी, आगे हो पीछे हो ऊपर हो नीचे हो, ठीक है। तो पहला जो टाइप हुआ वो हो गया W = mgh। दूसरा फार्मूला जो यूज करेंगे W = F × D। FD के जगह पे हम FS भी कह सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं W = FS। S और D सेम है, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, S फॉर भी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो FD हो गया। तीसरा जो करेंगे वो W = FD cos थीटा। अब थीटा का इस्तेमाल तभी होगा जब हम एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंगल निकालने पूछेगा तो इसमें cos थीटा अप्लाई करेंगे, अदरवाइज FD फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट काफ़ी है। तीसरा जो कंडीशन होगा mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कहें या फिर डिस्प्लेसमेंट कहें। 3 तरह के फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही अब हम समझने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा जिससे कि हमारे सम्स एक्यूरेट होंगे। तो पहला ये कि मूवमेंट इसमें काफ़ी रोल रखता है। तो पहला बात ये है कि कार्य हुआ या नहीं, जीरो वर्क तो नहीं हो गया। इस बात को क्लियर करने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कार्य तभी होगा जब W = हम FD को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे कार्य तभी माना जाएगा जब इन दोनों में दोनों चीज़ें विद्यमान हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स 0 हो गया तो कार्य भी 0 हो जाएगा, वर्क = भी 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, W = 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है तो भी W = 0 हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट नहीं हुआ तो भी कहेंगे कार्य नहीं हुआ। बल अगर नहीं लगा 0 हो गया तो कहेंगे कार्य नहीं हुआ। तीसरी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो एंगल की है, थीटा की है। वो ये कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच हुआ तो कहेंगे कि पॉजिटिव कार्य हुआ है, पॉजिटिव काम हुआ है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, हम अगर इसे लिखें मोर देन 90 डिग्री तो कहेंगे काम निगेटिव हो गया। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो वर्क = 0 कहा जाएगा। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम 2-3 चीज़ों को माइंड में रख लेते हैं। पहला, एंगल में हम 90 डिग्री को कंसीडर करेंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो W = हम 0 मानेंगे। और अगर 90 नहीं हो करके 180 डिग्री माना जाता का एंगल बनता हुआ प्रतीत हो तो हम कहेंगे कि वर्क जो हुआ वो निगेटिव हुआ, ठीक है। तीसरी बात जो होगी वो फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। तो इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी किया गया काम शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। यानी कि बल भी लगा और काम हो गया जीरो। ऐसा कब होगा? विस्थापन भी उसका अगर जीरो हो। क्योंकि आप याद कीजिए, मैंने कहा था W = FD होगा, और दो में से अगर कोई भी चीज़ जीरो होता है तो वर्क का मान भी जीरो हो जाएगा। इस केस में फोर्स तो अप्लाइड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन नहीं हो रहा है, तभी जा कर के क्या होगा? कार्य जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगने के बाद भी बल लगा लेकिन किया गया काम शून्य होगा। शून्य कब होगा? एक बल लग गया, डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे काम जीरो हुआ। इस वजह से उसका विस्थापन जीरो होगा। अगर विस्थापन भी जीरो हो गया, फोर्स अप्लाइड भी जीरो हो गया, तो कहेंगे काम जीरो हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी शून्य इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो इसमें दिया गया क्या है? इसमें दिया गया है मास दिया है 10 kg। कहता है 10 kg का कोई सूटकेस है, उसे उठा करके एक कुली जो है खड़ा है। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री, सॉरी कुली नहीं यात्री है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है 10 किलो का सूटकेस उठाकर। काम कितना हुआ भाई? तो जैसा कि हम जानते हैं W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि हम इसे लिख दें W = FD। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, या फिर W = GH। तो फोर्स तो यहाँ अप्लाइड है नहीं, हम इस फॉर्मूले में आते हैं। मास दिया हुआ है W = mgh, m = हो गया 10 kg, g का भी मान 10 मान लेते हैं, बट h इज एब्सेंट, h जीरो है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन = जीरो हो जाएगा, 0 जूल। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई काम नहीं होगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि काम जीरो हो गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाकर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? कार्य उसके द्वारा कितना होगा अगर 500 न्यूटन का भार उठा के उसके द्वारा चला जाए? तो दिया गया है भार यानी कि mg 500 न्यूटन। अब कहेंगे यह mgh होता है ना फॉर्मूला में, तो mg भार कैसे हो गया? भार होता क्या भाई? गुरुत्व बल, यानी धरती किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर g के वैल्यू से, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के पावर से अपनी ओर खींचता है। g का वैल्यू इतना है। और हर एक वस्तु का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना वजन होता है, अपना मास होता है। मान लिया मेरा 40 किलो मास है, उसको धरती अपनी ओर खींचेगा अपने फोर्स से, g से, और ये वेट बन जाएगा mg। तो mg यानी कि भार हो गया 500 न्यूटन, और कितना लेके चलता है? ये 100 मीटर का दूरी डिस्टेंस कवर करता है। d = इसका कितना है? 100 मीटर। तो हमें गौर करने की चीज़ है कि 500 न्यूटन का भार कोई अपने सिर पे रखता है और चलता है। आप सपोज कीजिए आप अपने सिर पे 500 किलो का भार लिए, तो भार जो लिए गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचेगा, तो फोर्स कहाँ अप्लाइड हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर, और चल रहे हैं आगे की ओर हम। तो अब आप देखिए फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है और मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। और पहले ही कहा है कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क डन = 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जैसे ही आप इस चीज़ को फील कीजिए कि भाई ऊपर से नीचे बल का जो है कि बल लग रहा है और विस्थापन का डायरेक्शन 90 डिग्री कहीं और हो रहा है, तो यहाँ साफ दे दिया कुली जो है 100 मीटर चलता है
500 न्यूटन भार को लेकर के। भार का मतलब भी हुआ गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रहा है। ये डायरेक्शन बता दे रहा है कि ऊपर से नीचे ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। तो जब ये पता चल गया कि भाई धरती खींच रहा है तो नीचे ही डायरेक्शन होगा बल का। बल किस दिशा में लग रहा है? ऊपर से नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? चल रहा है वही 100 मीटर वो इधर चला। बल जो है 500 न्यूटन इधर अप्लाई हुआ ऊपर से नीचे, तो थीटा का वैल्यू 90 हुआ और cos 90 डिग्री 0, तो वर्क डन इक्वल टू भी 0 ही हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए और इसमें आपको 0 मार्क देना है। तो इस हिसाब से उसके द्वारा किया गया कार्य ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 जूल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है? कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें से पहचानिए कि काम नहीं हो रहा है किन मामले में। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। पवन चक्की कुएं से पानी ऊपर की ओर खींच रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तीसरा है रमन पूल में तैर रहा है। चौथा एक व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है। तो बताइए काम कहाँ नहीं हो रहा है? लग तो रहा है सब जगह हो रहा है। सबसे ज़्यादा ये काम तो गधा भी कर रहा है, वजन पीठ पर रख करके चला जा रहा है। पर नज़र से अगर आप देखें तो अभी क्या कंडीशन देखिए, 500 न्यूटन का बल लेकर के कूली भी चल रहा था, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, पर फिर भी क्या हुआ, उसके कार्य को साइंस के हिसाब से 0 मान लिया गया। तो कहेंगे कि भाई काम नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में भी देखिए, गौर कीजिए कि गधा अपनी पीठ पर वजन लिया, वजन पीठ पर लिया, गधा मान लिया जाए ये, और ऊपर से नीचे की ओर उस पर वजन फोर्स लग रहा है नीचे ग्रेविटी की वजह से। मान लिया जाए ये एक गधा है और गधा जो है कि बल लगा रहा है, गधा के पीठ पर ये कोई सामान रखा हुआ है। ये जो सामान रखा है इसके वजह से नीचे बल लग रहा है, वजन है तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा इस वेट के वजह से, और इसका मूवमेंट हो रहा है इस साइड में। गधा चल रहा है इधर, इस पर मान लिया जाए 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो का वजन रखा हुआ है, तो इस पर ग्रेविटी के वजह से नीचे की ओर बल लग रहा है क्योंकि वो खींचा जा रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब क्लियर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। 90 डिग्री का मतलब हो गया 0 वर्क। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो भी वो कोई काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को भी चर्चा कर ले, क्यों नहीं होगा वो। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, कुआं से पानी निकाल रहा है, ऊपर खींचने का काम हो रहा है, ऊपर खींचने का काम हो रहा है यानी बल ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की ओर हो रहा है, इस वजह से 0 डिग्री का यहाँ पे थीटा बन रहा है। रमन पूल में तैर रहा है, पूल में तैर रहा है तो तैर रहा है जिधर उसका वजन है उधर ही वो मूवमेंट भी कर रहा है। अब है कि एक व्यक्ति खींच रहा है रिक्शा, इधर हम बढ़ रहे हैं और इधर ही हमारा बल लग रहा है खींचते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि थीटा का एंगल सिर्फ इस गधा वाले केस में ही बना, ठीक है, कि गधा आगे बढ़ रहा है, उस पर जो वजन रखा हुआ है उस पर नीचे की ओर बल लग रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गधा 10 केजी 20 केजी 50 केजी जो भी है एक वजन लेके अगर चल रहा है तो कहेंगे इसके बावजूद वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये साइंस के हिसाब से, इनफैक्ट वो काम तो करता ही है बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? पहला, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। मनीष 10 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी रिक्शा तक एक वजन को ले जाता है। और चौथा है यानी डी, अरुण मैदान पर फुटबॉल खेलता है। तो वर्क का जो डेफिनेशन है कि फोर्स अप्लाइड चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्स और उसी के दिशा में डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किस ऑप्शन में हो रहा है। पहला देख लें, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है। 10 किलो का भार लिया और इसे लेकर के खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, 10 केजी का भार है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या?
क्लियर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ हूँ वहीं पर हूँ। तो ये काम तो हुआ नहीं, क्योंकि वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है और फोर्स भी ज़रूरी है। चलिए, इसका फोर्स लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बोलेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी को देख लें। मनीष 10 किलोमीटर चल रहा है, मनीष अपना वजन लिया और अपने ही दिशा में चल रहा है, तो उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक कुली बस से किसी रिक्शा तक वजन लेके चल रहा है, तो वजन लिया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिक्शा से चल रहा है, ठीक है। वजन लेकर के जिधर है उसी दिशा में मूवमेंट हो गया उसका, तो यहाँ भी काम हुआ। अरुण मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल जो वर्क डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, तो परफेक्ट बैठ रहा है कपिल वाले केस में। पहला ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, अगर प्रयुक्त बल है उसके लंबवत हो, लंब मतलब क्या हो गया, ऐसे ही तो लंब होता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य, मान लिया बल के लंबवत हो, तो पहले ही बता दिया है कि जब भी विस्थापन और बल में लंब का हिसाब हो, यानी 90 डिग्री का लंबवत माना, ये परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का केस हो, 90 डिग्री के केस में वर्क डन इक्वल टू 0 होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। पहले हम थीटा का वैल्यू इसमें समझ लें, है कितना, 0 है, 180 है या फिर 90 है। तो पोर्टर जमीन से सामान उठा के अपने सिर पर रखता है, उठाया, बल ऊपर की तरफ लगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ, ठीक है। तो 1.5 मीटर ऊपर रखता है, तो वजन कितना है, जिस 12 केजी का सामान उठाता है वो, तो इसमें कितना है, m इक्वल टू हो गया 12 केजी और डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। तो वर्क का जो फार्मूला है mgh, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे w इक्वल टू क्या हो गया, मास 12 केजी इंटू जी का मान 10 ले लेते हैं और h के जगह पे डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। चूँकि सारे चीज़ को हमको SI में लेना है, मास का SI यूनिट केजी होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है और टाइम के लिए सेकेंड, यहाँ तो टाइम यूज नहीं होगा, यानी जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबका SI यूनिट ले करके ही चलेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा मान के चलना है कि काम यानी न्यूमेरिकल जितने भी होंगे सब SI यूनिट में निकलेंगे। तो 12 केजी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 1.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दें mgh को, तो निकल के आ जाएगा 15 2 जा 30 और 15 1 जा 15 प्लस 3 18 और ये 0 यहाँ पे रख दिए। अब इधर से एक पॉइंट है तो इधर से भी दे देते हैं, यानी कि 180 जूल वर्क डन। इस कंडीशन में जो काम हुआ पुली के द्वारा, सॉरी पोर्टर के द्वारा, वो हो गया 180 जूल के बराबर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुरुत्व बल कह रहा है। गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, वस्तु को उठाया गया ऊपर की ओर और गुरुत्व बल लगा नीचे। तो 1 केजी का एक सामान है, ऊपर की ओर उठाया गया और गुरुत्व बल नीचे लगा, एंगल बन गया टोटल 180 डिग्री। 180 में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि निगेटिव वर्क होगा, 180 अगर होता है तो वर्क हो जाएगा निगेटिव। अब इस कंडीशन में क्या हुआ है कि 1 केजी का सामान है, W इक्वल टू मास 1 केजी है, G है 10 मान के चलते हैं, और इसको उठाया कितना गया है भाई, तो इसको उठा गया है 10 मीटर तक, तो कार्य हो जाएगा 10 10 जा 100 जूल। बट ये 100
-100 जूल कहलाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी लिख देते हैं यहाँ, ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस साइन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की ओर लग रहा है तो ग्रेविटी की वजह से निगेटिव वर्क होगा, वर्क तो होगा लेकिन निगेटिव वर्क कहा जाएगा, निगेटिव वर्क। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में 98 जूल है, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 केजी वजन की गोले को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? देखिए, 10 केजी वजन की गोले को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। ऊपर से मान लिया छत पे है गोला, ऊपर से गिरा देते हैं, ठीक है, तो बल नीचे ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि नीचे धकेलें तो ऊपर की ओर फेंके हैं इसको, ठीक है, नीचे धकेले और नीचे के ही और उसका डायरेक्शन भी है, ऊपर से धकेले बल लगा ऊपर से और डायरेक्शन भी नीचे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचेगा, बल नीचे की ओर, डायरेक्शन भी नीचे की ओर, कहने का मतलब थीटा यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होगा। तो अब हम देख लें दिया क्या क्या है। अगर इन चीज़ों को हम समझ लिए हैं कि भाई थीटा का मान क्या है, तो हम इसको बनाना आसान हो जाएगा। मास कितना दिया गया? मास दिया 10 केजी और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का दिया हुआ है, तो m = 10 kg, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, 200 इस पर डाल दें, 200 जूल का कार्य हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब 10 केजी वजन के गोले को स्थिर स्थिति से गिराते हैं, 2 मीटर की दूरी से अगर ये गिरती है इस डायरेक्शन से, तो फिर काम जो होगा, वर्क डन जो होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 200 जूल, 200 के अप्रॉक्स में 196 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ले लेंगे, क्योंकि अगर हमने जी का मान 10 रख लिया है, अगर 9.8 कंसीडर कीजिएगा तो ये 196 जूल के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 196 जूल इसका सही उत्तर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, सी ऑप्शन है गतिशील पत्थर, या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। कौन करेगा ज़्यादा काम? तो देख के ही पता चलता है, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दोनों जब मिलेगा, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तब काम कहेंगे हुआ। मतलब अगर हम पहिया को कंसीडर करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये ज़्यादा नहीं हो पाएगा इसका, तो यहाँ पे वर्क डन कम पड़ जाएगा, खासकर बंदूक की गोली से। बाकी गतिशील पत्थर तो गोली से तेज़ रफ्तार हो नहीं सकती वेलोसिटी उसकी, और एक उठाया हुआ हथौड़ा तो सबसे कम होगा। तो कहने का मतलब है कि गोली जब चलती है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया, इसमें तो और भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मोमेंटम गेन कर लेती है। तो इस हिसाब से फोर्स ज़्यादा होने के वजह से हम कह सकते हैं कि बंदूक की चली हुई गोली सबसे ज़्यादा काम करेगी अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से चलेंगे। अदरवाइज़ तो वो गधा भी सामान लेके पीठ पे खड़ा रहता है, कहते हैं काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे बंदूक की चलती हुई गोली सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पे 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, 1 न्यूटन का फोर्स यानी फोर्स F = 1 न्यूटन दे दिया है। तो अब हमको देखना है इसका थीटा कितना है। वस्तु बल की दिशा में ही चल रहा है, जब बोल दिया बल की दिशा में चल रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। तो आसान है, इसका फार्मूला FD लगा दें, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, W = FD को कंसीडर करें। फोर्स कितना दे दिया है? फोर्स दिया है आपका 1 न्यूटन
और आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। तो इसके द्वारा किया गया काम जो हो गया 5 1 जा 5 जूल के बराबर इसका काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन का बल लगा है। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या है भाई। वस्तु बल की दिशा में, चलिए डायरेक्शन बल के दिशा में ही है यानी पॉजिटिव वर्ड। बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ बल की दिशा में 4 मीटर का दिया हुआ है भाई। तो इसमें सिंपली इसी में फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर तो 4 लिख दिया। फोर्स अप्लाई कितना हुआ है, तो फोर्स अप्लाई हुआ 20 न्यूटन, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 जा 80 जूल इसमें कार्य होगा। ठीक है, 80 जूल का काम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देती है और 20 जूल कार्य करती है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना बना। थोड़ा सा हटके आ गया, एंगल वाला कोण, दूसरा टाइप है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर एंगल बोल रहा है तो एंगल के लिए इस एफडी में cos थीटा बस लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अब देखें वापस से। 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम लिख दें फोर्स 20 न्यूटन और 2 मीटर विस्थापित कर दे रहा है उसको। डिस्प्लेसमेंट हो गया 2। ठीक है, और 20 जूल का कार्य भी हो रहा है। डब्ल्यू भी दे दिया भाई 20 जूल। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है। ये cos थीटा निकालना है, थीटा का वैल्यू। तो ये कितना हो गया cos थीटा इक्वल टू 20/22 जा 40 इक्वल टू हो गया cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा इतना यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना 21 जा 20 22 जा 40 cos थीटा 1/2। तो cos थीटा के में 1/2 कितने डिग्री पे होगा। थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो हम जानते हैं cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो इसका सही आंसर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का ही वैल्यू 1/2 होता है। ओके, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य शून्य होने पर विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कितना कोण बनेगा। कहता कार्य शून्य होगा तो विस्थापन और बल के बीच में कितना कोण बनेगा भाई 90 डिग्री। यस, इस हिसाब से कहें ये 90 डिग्री। तभी जो है 90 डिग्री के ही कंडीशन में कहेंगे वर्क डन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन कितना है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वर्क W इक्वल टू 56 जूल दे दिया है और उस पर लगाया गया फोर्स कितना है 7 न्यूटन दिया है। तो फॉर्मूला W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा की आवश्यकता नहीं है, हटाइए। W इक्वल टू कितना दे दिया है 56 जूल का कार्य हो गया। अच्छा, 56 वर्क दे दिया और उस पर लगाया गया बल फोर्स 7 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पता करना, तो D इक्वल टू तो सिंपल है 56/7 कर दिए। ये 7 इधर आ गया 56 के, तो D इक्वल टू 56/7, 7 8 जा 56 यानी कि डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया, विस्थापन 8 मीटर हो गया। तो देखें ऑप्शन किस में है 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 8 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है
किया गया कार्य किस बात पे निर्भर करेगा? विस्थापन पर। हाँ भाई, विस्थापन तो चाहिए। बल और विस्थापन के बीच कोण पर, भाई कोण भी बनता है। प्रयुक्त बल पर, बल भी चाहिए ही। वस्तु के द्रव्यमान पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, द्रव्यमान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर करता नहीं, किस पर नहीं निर्भर करता है? ठीक है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। प्रारंभिक वेग, लास्ट वेग, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है। मास चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई। वस्तु के प्रारंभिक वेग ये नहीं करता है। विस्थापन तो चाहिए ही। सी में बल विस्थापन का कोण चाहिए, बल चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर है। प्रारंभिक वेग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री के कोण पर बल विस्थापन द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा? शायद पहले भी डिस्कस हो गया है। 90 डिग्री अगर होगा तो भाई कहेंगे कि वर्क 0 हो गया। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, एक डोरी में बांध देते हैं, ढेला वगैरह बचपन में घुमाते थे हम लोग, एक वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? भाई वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो इस कंडीशन में भी वर्क क्या हो जाएगा? इसमें शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सकारात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? भाई सकारात्मक के लिए तो एक डायरेक्शन चाहिए, उसको 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इसका। ठीक है, सॉरी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। ऋणात्मक 180 डिग्री होगा तो कहेंगे कि ऋणात्मक हो गया। निर्धारित तो किया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं। शून्य के बारे में देखें कि भाई जब भी वृत्ताकार पथ में कोई घूमता है वस्तु तो कार्य हम 0 ही मानते हैं हमेशा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि कैसे, ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई कि वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो कहेंगे वर्क 0 हो गया। मान लिया ये वृत्ताकार पथ है, इस पे कोई मान लिया साइकिल सवार है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसका यहाँ पर है तो इसका क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन इस दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन इस दिशा में, मान लिया यहाँ पे है, डायरेक्शन यहाँ पे है, और इसको वृत्ताकार पथ में जाना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र की ओर जो बल लगेगा वो इधर होगा 90 डिग्री। जब वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आ जाएगा तो फिर वापस डायरेक्शन तो इधर होगा, लेकिन इसका वापस से ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। अगर इधर जाएगा तो भी इधर 90 डिग्री बनाएगा। हमेशा 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा रहता है। इस कंडीशन में 90 डिग्री बनता रहेगा, और 90 डिग्री का मतलब हो गया कि वर्क डन इक्वल टू 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 kg की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली, एकदम सपाट सीधा, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अब तक जितना भी पढ़े वो थोड़ा सिंपल था ग्रुप डी के हिसाब से। ये ALP टेक्नीशियन में पूछ दिया गया है, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, वेलोसिटी दे दिया भाई, V1 दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और V2 दे दिया है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, चेंज हो गया है। ठीक है, 4 kg की वस्तु है, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है, और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? मास दे दिया है, मास इक्वल टू कितना? 4 kg। तो भाई वेलोसिटी दिया है, इसमें मास दे दिया है, एच तो डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए कि वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, मोशन में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ रही है, यानी कि गतिज ऊर्जा में बदलाव आ रहा है। तो हालांकि काइनेटिक एनर्जी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक सवाल आ गया उससे रिलेटेड, तो बता दूँ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है KE, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ
mv²। अब जितना काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुआ उतना ही तो कार्य भी होगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी में जितनी वृद्धि हुआ वो पता कर लें तो कार्य कितना हुआ ये भी मालूम हो जाएगा। तो वर्क डन यानी कार्य जो हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में जितना वृद्धि हुआ वही उसका कार्य हुआ। तो हम वर्क इक्वल टू कह सकते हैं के ई, और यहाँ पे के ई हाफ mv² कर दें और माइनस v1² कर दें, क्योंकि v² होता है यहाँ पे तो 2 ठो v है, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला यहाँ पे अगर कर दें हाफ m दिया हुआ है 4 kg और v2 कितना हो गया, v2 है 10 यानी 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ, इसे अगर लेके चलूँ तो हो गया ये 2 2 जा 4, 2 इंटू 75, 100 माइनस 25 इक्वल टू 150 जूल। ठीक है, 150 जूल कार्य हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में काम कितना हुआ, तो 150 जूल के बराबर काम हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब आज का अंतिम सवाल है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एक साइकिल सवार ब्रेक लगने पर फिसलता हुआ 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुकता है। अब चलते चलते ब्रेक लगाते हैं भाई, स्किड कर जाती है, 10 मीटर और आगे बढ़ गए। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है। अब सड़क लगा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे से लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स लगा 200 न्यूटन का। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग गया है, यानी कि 180 डिग्री। हम जा रहे थे जिस दिशा में, ऐसे जा रहे थे साइकिल से, और फ्रिक्शन की वजह से पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया, तो डायरेक्शन मेरा ऐसे हो गया 180 डिग्री का। 180 मतलब वर्क डन निगेटिव होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेक लगने के बाद फिसलता हुआ 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। तो बताइए सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया, सड़क साइकिल पर कितना काम किया। तो इसमें देख ले, न्यूटन दिया है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, फोर्स लगाया गया है इस पे 200 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया कितना, 10 मीटर का। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का, तो 200 इंटू 10 2000, लेकिन ये माइनस में होगा, माइनस 2000 जूल, क्योंकि माइनस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये माइनस साइन जो आया ये माइनस साइन आया आपका फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2000 जूल माइनस 2000 जूल। इसी में एक क्वेश्चन है, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। साइकिल सड़क पर कितना काम करेगा भाई, काम क्रिया प्रतिक्रिया तो दोनों होता ही है ना। तो भाई साइकिल कितना काम करेगा, साइकिल में भी देखिए कि क्रिया प्रतिक्रिया में बराबर बल लगता है। ठीक है, तो इसमें भी साइकिल द्वारा 200 न्यूटन का ही बल लगेगा, लेकिन साइकिल तो रुक गया, साइकिल में डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा।
साइकिल द्वारा किया गया कार्य सड़क पर किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी 0 जूल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कार्य से संबंधित सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इतने क्वेश्चन जितने भी हैं पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। इस सेगमेंट से, इस टॉपिक कार्य से इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतने ही टाइप हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी छोड़ के आप नहीं जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि होगी इसी मैकेनिक्स चैप्टर की, और उम्मीद शक्ति को यानी पावर को कवर करने जा रहे हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।